उत्तराखंड सरकार ने कल जो हमारी पॉलिसी है, उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन पॉलिसी, उसको पास किया है। और इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है, पहला, शहरों में, शहरी क्षेत्रों में अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध कराना आम पब्लिक के लिए। साथ में ऐसे वाहन जिनसे कि पॉल्यूशन हो रहा है, जो कि डीजल संचालित हैं, जैसे बस और विक्रम, इनको एक तय समय सीमा के अंतर्गत हटाना और इनके स्थान पर ऐसे वाहनों को लेकर आना जो सीएनजी बेस्ड हो या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को यूज़ करते हो, उनको प्रमोट करना। इसके अंतर्गत एक मुश्त जो सब्सिडी है वो ऐसे वाहन स्वामियों को दी जा रही है जो अपने वाहनों को कन्वर्ट कराना चाहते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सबसे पहले देहरादून शहर में इसको अप्लाई किया जा रहा है, जिसके अंदर टाइम फ्रेम 1 साल का है। कोई भी वाहन स्वामी जो सिटी बस को संचालित करता है या विक्रम को संचालित करता है देहरादून शहर में, वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। और इसके अंतर्गत अगर वाहन को 2 ऑप्शन दिए गए हैं पॉलिसी के अंतर्गत। अगर कोई वाहन को स्क्रैप कराता है तो स्क्रैप कराने पर, बस अगर स्क्रैप कराई जाती है तो 50% सब्सिडी उसकी कुल कीमत पर दी जाती है, जिसकी कि मैक्सिमम जो क्वांटिटी होगी वो 15 लाख रुपए होगी। और अगर कोई विक्रम को स्क्रैप कराता है तो 50% उसकी लागत पर दी जाएगी, जिसकी मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए होगी। पर शर्त ये है कि विक्रम को स्क्रैप कराकर आपको 4 पहिया BS6 क्लीन फ्यूल बेस्ड वाहन लाना पड़ेगा और वो उसको स्टेज कैरेज का परमिट दिया जाएगा, वो ओमनी बस की तरह संचालित किया जाएगा। हमारे पास रूट निर्धारित है, उस पर वैकेंसीज़ हैं। जैसे ही लोग आके ऑनलाइन इस जो हमारा तैयार होगा साइट, इसको अप्लाई करेंगे, हम उनको पूरी तरह परमिट देने के लिए तैयार हैं। साथ में अगर सिटी बस वाले हमारे अप्लाई करते हैं तो उनको उन्हीं के रूटों पर परमिट दिए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास वैकेंसीज़ बची हुई हैं, उन वैकेंसीज़ पर भी हम सिटी बस वालों को परमिट दे सकते हैं। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस पॉलिसी में है कि विक्रम वाले भी सिटी बस के रूट पर आ सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि 4 विक्रम मिलकर एक सिटी बस का परमिट ले सकते हैं। ये बेसिक मुख्य बातें हैं इस पॉलिसी की। सर, जैसा आपने बताया कि अब आप सभी जो डीजल वाहन है उनको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो पूरा अगर आप राजधानी की बात करें तो अभी तक आपके पास सीएनजी पंप पूरे नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, अब यात्रा है। तो सरकार इस पे भी कोई पॉलिसी लेकर के आई क्या कि जल्द से जल्द वो हो पाए? देखिए, इस पॉलिसी को लाने से पहले हम लोगों ने सीएनजी के गेल के अधिकारियों के साथ बैठक करी थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में देहरादून शहर के अंदर 8 सीएनजी पंप हैं, जिसमें से 2 पंप डायरेक्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। हमारे डायरेक्ट पाइपलाइन जो हमारी ट्रांसपोर्ट नगर पर जो बड़ा सीएनजी पंप है वहाँ पर आती है, वहाँ से 6 पंपों को ट्रक के द्वारा, इसके टैंकरों के द्वारा सीएनजी सप्लाई करी जाती है। जहाँ तक कैपेसिटी की बात है, एट प्रेजेंट देहरादून के अंदर 35,000 kg से 40,000 kg की कैपेसिटी उपलब्ध है। आज हम इतना प्रोवाइड करा सकते हैं, परंतु खपत मात्र 13,500 kg की है पर डे देहरादून के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी गाड़ियां हैं, जैसे कि सीएनजी की कार है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सीएनजी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ऑटो उसमें 4 kg आती है, बस के अंदर हमारी 40 kg से लेके 60 kg आती है, और जो भरने का टाइम होता है वो 10 मिनट का होता है। अगर इन 8 पंपों का उपयोग किया जा सकता है तो लगभग, अगर सिर्फ बसें ही हम करें तो 600 बस को पूरे 14 घंटे में हम सीएनजी दे सकते हैं। तो हमारे पास इसके अलावा हमारे 3 और पंप खुलने जा रहे हैं और हमारे पास बहुत अच्छी सप्लाई है सीएनजी की। जो समस्या आप बता रहे हैं वो नवंबर से पहले थी, लेकिन नवंबर के बाद लाइन कमीशन हो गई है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सीएनजी उपलब्ध है। हमारे यहाँ हरिद्वार से देहरादून के लिए गैस पाइपलाइन है और आप देखेंगे ढेर सारे पेट्रोल पंप सीएनजी के आ रहे हैं। बेसिकली जब डिमांड होगी तभी सप्लाई होती है।
तो ये जो हमारी गाड़ियाँ आएंगी, मान लो सिटी बस आएंगे या नए विक्रम जो रिप्लेस होंगे और टाटा मैजिक टाइप की गाड़ी आएंगी, तो उनके लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सीएनजी उपलब्ध है। और जैसा आरटीओ साहब ने बताया आपको कि हम लोगों ने बात भी की है गेल के रिप्रेजेंटेटिव से, उन्होंने बताया कि भविष्य में कोई शॉर्टेज नहीं होगा और इसको और भी ऑगमेंट कर रहे हैं वो लोग और भी बढ़ा रहे हैं इसको। अच्छा, इलेक्ट्रिक वाहन की अगर बात करें तो अब आप यात्रा सीजन में जो यात्रा रूट है उस पर भी आप लेकर के जा रहे हैं कि यात्रा आप जो है इस बार की जो यात्रा होगी उसमें आपको इलेक्ट्रिक सुविधा मिलेगी। तो क्या चार्जिंग पॉइंट की सुविधा आपने बना दी है, किस तरह की सुविधा मिलेगी? इसके संबंध में भी हमारी यूपीसीएल के अधिकारियों से भी बात हुई और मैं आपको जानकारी देना जिसमें मुख्य जो प्रोवाइड करे 16 चार्जिंग स्टेशन तो टाटा पावर ही प्रोवाइड करा रहा है, 11 यूपीसीएल करा रहे हैं, बाकी एसर कंपनी जो टू व्हीलर को कराती है, एथर कंपनी जो टू व्हीलर को कराती है, तो टोटल 35 हमारे पास ऑपरेशनल है, जिसको आगे हम लोग और इसकी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि 4 धाम यात्रा रूट में हमारे 28 चार्जिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, जिसकी की नोडल एजेंसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से GMVN को बनाया गया है। इसके लिए सेंटर से हमारे पास 7 करोड़ 40 लाख रुपए आए थे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11 स्टेशन हमारे यहाँ लैंड कर चुके हैं, जिनका कि इंस्टॉलेशन शुरू होने वाला है। और ये जो CNG भरे जाएंगी वो रुड़की से शुरू होगा। हमारे पास 5 रूट हमने किए हुए हैं जो चारधाम यात्रा के हैं। रुड़की से शुरू होगा, रुड़की के बाद हरिद्वार में भी होगा, ऋषिकेश में भी होगा, टिहरी के अंदर भी है, फिर उत्तरकाशी में हमारे हैं, इसके साथ साथ हमारे श्रीनगर, कर्णप्रयाग और ऊपर बद्रीनाथ तक, और हमारे गुप्त काशी, ऐसा कोई रूट हम नहीं छोड़ रहे जहां पर अवेलेबल ना हो। हर रूट पर 30 से 35 किलोमीटर पर आपको सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हर स्टेशन ऐप से जुड़ा हुआ होगा। कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्टेशन कोई रूट पर जा रहा है तो ऐप के माध्यम से देख सकता है कि कहाँ स्टेशन अवेलेबल है, वहाँ पर कितनी लंबी क्यू लगी हुई है या कितनी गाड़ियों का वेटिंग है। उसके हिसाब से वो अपनी जर्नी को तय कर सकते हैं। एक गाड़ी को फास्ट चार्जिंग जो गन है हमारी जो, उसके माध्यम से 10 मिनट में हम एक गाड़ी को पूरा 1 घंटे में हम पूरी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और अगर स्लो चार्जिंग स्टेशन से करेंगे तो हमारे पास 6 से 7 घंटे लगते हैं। हर स्टेशन पे हमारे पास 2 फास्ट गन्स हैं और 1 स्लो गन है, और जो GMVN के नज़दीक, GMVN के प्रेमाइसिस या आसपास बनाई जा रही है। इससे इनडायरेक्ट हमारा फ़ायदा ये होगा कि जो GMVN में लोग रुकेंगे रात में अपनी गाड़ी चार्ज करने लगा सकते हैं, और GMVN के आसपास जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो इस बहाने उस टूरिस्ट स्पॉट्स को भी देख सकते हैं। तो हमारा पूरा नेटवर्क इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और आने वाले दिनों में पूरी तरह से वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। सर, अभी आपने एक बात बताई कि आपके पास कई रूट पर जो है वैकेंसी अवेलेबल है, यानी आपके पास कई रूट पे आप परमिट देने जा रहे हैं, तो किस रूट पर कितने परमिट अवेलेबल होंगे, इसका क्या कोई प्रचार प्रसार करेंगे? क्या कैसे आप लोगों को बताएंगे कि वहाँ पर इतने रूट इस पर हम आमंत्रित कर रहे हैं या इस रूट पर इतने आमंत्रित कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे पास बसों के रूट्स की वैकेंसीज अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारे पास जितने रूट हैं वो टोटल 308 रूट हैं, जिसमें से अगर हम इलेक्ट्रिक बसेस के रूट भी हटा दें तो भी हमारे पास अभी 100 से 120 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा एट प्रेजेंट हमारे पास मात्र 151 सिटी बसें के लगभग, वैसे 178 और 151 के बीच है क्योंकि ये फिगर चेंज होता रहता है, तो हमने जो अभी कैलकुलेशन वो 178 के हिसाब से करी हुई है वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा 120 की देहरादून शहर में कहाँ कहाँ रूट्स की आवश्यकता है और जो ऑलरेडी रूट्स बने हुए हैं उन पर कितनी और गाड़ियों की आवश्यकता है, कहाँ पर गाड़ियाँ कम करने की आवश्यकता है, वो पूरी स्टडी कराने के बाद हमारे पास आज टोटल 44 रूट छोटी गाड़ियों के लिए अवेलेबल हैं, 12 रूट सिटी बस के अवेलेबल हैं, और इन रूट्स पर हमारे पास वैकेंसीज़ हैं और ऐसी जगह वैकेंसीज़ हैं जहां लोड फैक्टर बहुत अच्छा है, जहां पर लोगों की डिमांड है और बहुत सक्सेसफुली गाड़ियां संचालित की जा सकती हैं। सर, चारधाम यात्रा निकट है, ऐसे में क्या कुछ मॉनिटरिंग की जाएगी बाहर से आने वाले राज्यों से की गाड़ियों से, क्या कुछ इस तरह से कि तो रूल्स फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, इस तरह को लेकर? देखिए, चारधाम यात्रा में अब बाहर के राज्यों से 2 तरह की गाड़ियां आती हैं, एक आती हैं कॉमर्शियल वाहन और एक आते हैं प्राइवेट वाहन। तो कॉमर्शियल वाहन पर हमारा जो सुपरविजन करने के लिए हमारे सालों से एक पॉलिसी है कि वाहन की फिटनेस चेक करने के लिए हम ग्रीन कार्ड देते हैं और उसका ड्राइवर पहाड़ पे चलाने लायक है कि नहीं है
उसको सुनिश्चित करने के लिए हम उनको हिल एंडोर्समेंट कराते हैं, जिसकी 150 रुपये फ़ीस है। आदमी अपना ऑनलाइन टेस्ट देता है उस चीज़ के लिए। इसके अलावा हर कॉमर्शियल वाहन में कितनी सवारी जा रही है उसके लिए ट्रिप कार्ड बनाया जाता है, ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया हो कि इतनी सवारियाँ जा रही हैं। अब दूसरा रह गया कि हमारे पास प्राइवेट वाहन को अभी कोई ट्रिप कार्ड बनाना कंपलसरी नहीं है, पर हम इसको कंट्रोल 2 तरीके से करते हैं। एक हमारा डायरेक्ट स्टैटिक इन्फोर्समेंट होता है, जो हमारी मुख्य चेक पोस्टें हैं, जैसे नारसन हो गया या ये आशा रोडी हो गया या बाहर के कुल्हाल क्षेत्र हो गया, वहाँ पर हमारे ANPR कैमरेज लगे हुए हैं। उसका सेंटर हमारे मुख्यालय में बना हुआ है। हर एक गाड़ी का नंबर हमारे रिकॉर्ड में आता रहता है। अगर कोई गाड़ी कुछ ही ऑफेंस को करती हुई पाई जाती है, तब हम उनका चालान स्टैटिक उससे करते हैं। रास्ते में हमारी टीम्स लगी हुई हैं, हमारे पास रेगुलर दल है। टोटल संभाग के अंदर हमारे पास 27 ऑफिसर्स हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा 7 नए दल चेक रूट हमारे इंटरसेप्टर वाहन लगाए जाएंगे, ताकि उनकी मौके पर चेकिंग की जा सके। इसके अलावा हमारी एक्स्ट्रा 4 चेक पोस्टें और बनी हुई हैं, जो हमारे एंट्री पॉइंट्स पर होंगी, जैसे कि ब्रह्मपुरी हो गई, या हमारी यहाँ पर बाड़वाला पर हो गई, या हमारी यहाँ पर कुठाल गेट पर हो गई, ताकि वाहनों को वहाँ पर भी चेक किया जा सके। और इस बार हमारा 4 धाम यात्रा पर जो मेन फोकस होगा, वो फोकस होगा ओवरलोडिंग को रोकना। कोई रैश ड्राइविंग नहीं करे। कई बार क्या होता है कि रैश ड्राइविंग लोग करते हैं। साथ ही साथ जो बाहर से ड्राइवर आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे। ऋषिकेश ऑफिस में हमारे यहाँ उनको 1 घंटे की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और कोई भी ओवर चार्जिंग न करे। आपके माध्यम से मैं जो भी हमारे जो ऑपरेटर है उनसे अनुरोध है कि जो निर्धारित किराया है उसी के अनुसार किराया लें। एक